हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो है वो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। कल हमने अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित कुछ बातों की जानकारी हासिल की थी। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। आज हम बच्चों अस्थाई बंदोबस्त के गुण और दोष इस पे चर्चा करेंगे। पहले गुण की चर्चा हम लोग कर लें कि इसके क्या गुण थे, इससे क्या लाभ होने वाले थे। अस्थाई बंदोबस्त के होने से कंपनी सरकार, जो अंग्रेजी सरकार यहाँ थी, जो कंपनी के द्वारा संचालित हो रही थी, उसकी आय जो है वो निश्चित हो गई थी। तो ये कंपनी का लाभ था, अंग्रेज़ों का लाभ था कि उनको अब ये अनुमान लग गया था कि उनके पास कितनी आय जो है सालाना आने वाली है। इसके अलावा जो बंदोबस्त करने की जो परेशानी थी, जो बार बार बंदोबस्त करनी होती थी अंग्रेज़ों को, कंपनी सरकार को, उससे उनको छुटकारा मिल गया था इस अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त के होने से चूँकि कर वसूलने का जो काम था वो ज़मींदारों को दिया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त के होने से ज़मींदारों को लाभ पहुंचा था। और 10/11 भाग जो है वो अंग्रेज़ों को देना होता था, सरकार को देना होता था। 1/11 भाग जो है ज़मींदार अपने पास रखता था। तो इससे ज़मींदारों की स्थिति जो है वो सुदृढ़ हुई थी और इस कारण से ये ज़मींदार जो हैं थे वो सरकार के, अंग्रेज़ी सरकार के स्वामी भक्त हो गए थे। और उनकी स्वामी भक्ति जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह में हमें दिखाई देती है। 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसमें बहुत सारे भारतीयों ने भारतीयों का साथ न दे करके अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और उसमें ये ज़मींदार वर्ग के भी लोग थे। इन ज़मींदारों के द्वारा अगर भारतीयों का साथ दिया जाता तो संभवतः हमें 1857 ईस्वी में ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती और अंग्रेज़ी को यहाँ से भगा दिया जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। तो ये जो ज़मींदार थे वो अंग्रेज़ी सरकार के पूरी तरह से स्वामी भक्त थे और विद्रोह न केवल 1857 ईस्वी के विद्रोह में, बल्कि जो और छोटे मोटे विद्रोह हुआ करते थे बीच बीच में, उसमें भी ये ज़मींदार जो है वो अंग्रेज़ों का ही साथ दिया करते थे। अस्थाई बंदोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारियों के पास समय काफ़ी मिल गया था और ऐसा कहा गया था कि ये लोक कल्याणकारी कार्य जो है वो करेंगे, कर सकते हैं। हालांकि ये बात सिर्फ हमें पेपर पे ही देखने को मिलती है, सही मायनों में तो कार्यान्वित होते हुए नहीं दिखाई देता है कि अंग्रेज पदाधिकारी भारतीयों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए वो कदम उठाएं या उठाए हों, ऐसा हमें देखने को नहीं ही मिलता है। क्योंकि सरकार को निश्चित राशि देनी होती थी, अतः कृषि सुधार और भूमि सुधार के तरफ जो है प्रारंभ में थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया और इससे ज़मींदारों को अधिक लाभ जो है वो पहुंचा। तो ये कुछ खास गुण थे जो इस अस्थाई बंदोबस्त के होने से कंपनी सरकार को जो इससे लाभ पहुंचा था। अस्थाई बंदोबस्त के दोष क्या थे, इस पे अब हम चर्चा करें। सबसे पहले जाने बच्चों कि भूमिकर की राशि जो थी, जो भूमिकर के रूप में ली जाती थी, वो बहुत अधिक निश्चित कर दी गई थी और इसको न चुका पाने की स्थिति में जो कृषक होते थे उनके पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसको बेचना पड़ता था और वो भूमिहीन हो जा रहे थे। और इधर अगर ज़मींदार जो है उस समय पर राशि अंग्रेजी सरकार के पास जमा नहीं कर पाते थे तो उनकी भूमि छीनकर उनको दूसरे ज़मींदार को लगान वसूलने के लिए दे दिया जाता था और उनकी भूमि को बेच करके जो है नीलामी करके वो राशि जो है वसूल की जाती थी। अस्थाई बंदोबस्त किसानों के हित को ध्यान में रख करके नहीं किया गया था। अधिक से अधिक जो है राशि वसूल करने हेतु किसानों के साथ ज़मींदारों के द्वारा जो है, जो ज़मींदार आदमी होते थे वो कठोर से कठोर व्यवहार किया करते थे और इसके कारण कृषकों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो चली थी। सरकार जो है उसने कृषि सुधार हेतु कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार, अंग्रेजी सरकार की आमदनी, आय की राशि तो फिक्स हो चुकी थी। तो चाहे कृषि में सुधार हो अथवा नहीं हो, उनकी राशि तो निश्चित थी। तो इससे तो उनको कोई लाभ होने वाला नहीं था कृषि सुधार करके, तो इस तरफ उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया।
अस्थाई बंदोबस्त का एक और हम प्रभाव देखते हैं इसके दोष में, इसको हम देखते हैं कि जमींदार वर्ग जो था वो काफ़ी आलसी हो चला था और उसकी जीवन शैली काफ़ी विलासितापूर्ण हो चली थी। वो विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे और काफ़ी शान शौकत से अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। बंगाल में हम देखते हैं कि जमींदारों और किसानों के बीच जो है वो आपसी विरोध का वातावरण तैयार होने लगा था, तनातनी बढ़ने लगा था और एक दूसरे का विरोध प्रारंभ हो चला था। इसके अलावा जो भूमि थी, कृषि योग्य भूमि, उस पर अंग्रेजी सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया था। जमींदारों ने भी उपज बढ़ाने की ओर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। वे जमींदार वर्ग के जो लोग थे वो उसमें से अधिकतम शहरों में जाकर के बस गए थे और अपने प्रतिनिधियों को किसानों के पास जो है वो लगान वसूलने के लिए भेज दिया करते थे। ये जो प्रतिनिधि हुआ करते थे जमींदारों के, वो किसानों पे काफ़ी अत्याचार करते थे, उनका शोषण किया करते थे और कृषकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त के जो भी कुछ गुण थे, जो भी लाभ थे, वो केवल और केवल कंपनी सरकार के, अंग्रेजी सरकार के हित में थे। वो भारतीयों के लिए, भारतीय कृषकों के लिए कथमपि नहीं थे। जो लाभ जमींदारों को हो रहा था तो जमींदार भी अंग्रेज के ही पिट्ठू थे। भारतीय कृषकों की स्थिति जो है अत्यंत ही दयनीय होने लगी थी और वे शोषण के शिकार होते चले जा रहे थे। जमींदारों के द्वारा जो है कर वसूलने की कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती थी और ये कृषकों के पास जो भूमि होती थी, कृषक भूमिहीन होकर के भी दर दर ठोकर खाने को मजबूर था। वह कृषक से, किसान मालिक से वो मजदूर बनता जा रहा था। तो बच्चों, आज हमने अस्थाई बंदोबस्त के कुछ गुण और दोष पे हमने चर्चा किया। आगे इस पाठ से संबंधित अब जब भी हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु कक्षा प्रारंभ करेंगे तो इससे संबंधित अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।